लोग पूछते हैं, इतने बड़े राजा को हमने भुला क्यों दिया। अक्सर इतिहास के पन्नों में कुछ नाम बस एक अध्याय बनकर रह जाते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की है जिसके एक फैसले ने, जिसके एक बदलाव ने पूरे साम्राज्य का, पूरे दौर का भाग्य बदल दिया। तो चलिए आज इस भूली बिसरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये कहानी है हर्षवर्धन की, उस सम्राट की जिसने युद्ध के मैदान तो जीते, लेकिन फिर इंसानियत और करुणा का एक ऐसा रास्ता चुना जो इतिहास में अमर हो गया। जरा कल्पना कीजिए, 7वीं सदी का उत्तरी भारत, महान गुप्त साम्राज्य ढल चुका है और उसके बाद जो माहौल है वो है अराजकता का, अनिश्चितता का। छोटे छोटे राज्य सत्ता के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच एक वंश उभरता है, पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन एक ऐसे ताकतवर योद्धा थे जिन्हें हूण आक्रमणकारियों के लिए एक शेर कहा जाता था। हर्ष का जन्म और उनकी परवरिश सब कुछ इसी योद्धा संस्कृति में हुई थी। तो सवाल ये है कि होता क्या है जब एक ऐसे योद्धा राजकुमार की दुनिया, जिसकी रगों में जीत का खून दौड़ता हो, अचानक एक ही पल में बिखर कर रह जाए। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कुछ ही दिनों के अंदर हर्षवर्धन ने पहले अपने पिता को खो दिया, फिर उनके बहनोई की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी बहन राज्यश्री को कैद कर लिया गया। और जब उनके बड़े भाई राज्यवर्धन बदला लेने गए तो बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने धोखे से उनकी भी जान ले ली। एक के बाद एक 3 झटके। और इस तरह सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को विरासत में मिला एक टूटा हुआ सिंहासन, एक बिखरा हुआ परिवार और दिल में जलती हुई बदले की आग। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बदले की उस आग में जलते हुए भी हर्ष की सबसे पहली प्राथमिकता कुछ और थी, अपने परिवार के आखिरी सदस्य, अपनी बहन को ढूंढना। सोचिए, एक तरफ उनकी विशाल सेनाएं बदला लेने के लिए कूच कर रही थी और दूसरी तरफ वो खुद सम्राट हर्ष, एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक हताश भाई की तरह विंध्य के घने जंगलों की खाक छान रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी बहन राजश्री को ठीक उस वक्त ढूंढा जब वो चिता में कूदकर आत्मदाह करने जा रही थी। एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से उन्होंने अपनी बहन को आखिरी पल में बचा लिया। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये हर्ष की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस जंगल में सिर्फ राजरी की जान नहीं बची थी, वहां एक नए हर्ष का जन्म हुआ था। प्रतिशोध का रास्ता अब पीड़ा के निवारण के रास्ते में बदल चुका था। और हर्ष का ये नया मकसद सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये उनके पूरे शासन की, उनके साम्राज्य की बुनियाद बन गया। हाँ, उन्होंने उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक किया, लेकिन उनकी असली जीत जमीन पर नहीं, लोगों के दिलों पर थी। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी नींव करुणा पर रखी गई थी। मशहूर चीनी यात्री हेनसांग बताते हैं कि हर्ष ने अपने राज्य की आमदनी को 4 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा प्रशासन के लिए, एक सरकारी कर्मचारियों के लिए, एक विद्वानों के सम्मान के लिए और पूरा का पूरा चौथा हिस्सा दान और धार्मिक कामों के लिए। सोचिए जरा, साम्राज्य की 25% कमाई सीधे जनता के कल्याण के लिए। 60,000 ये संख्या थी उनकी सेना के युद्ध हाथियों की, 1 लाख से ज्यादा पैदल सेना। वो चाहते तो और भी बहुत कुछ जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करना चुना। तो उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने नालंदा जैसे ज्ञान के महान केंद्रों को संरक्षण दिया। वो खुद राज्य का दौरा करते थे ताकि लोगों की तकलीफें सुन सकें। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और ऐसे भूमि सुधार लागू किए जिससे आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो। मतलब उनका पूरा सिस्टम ही लोगों का दुख कम करने पर टिका था। पर हर्षवर्धन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका ये दर्शन, उनकी ये सोच अपने चरम पर पहुंची उनके जीवन के सबसे भव्य आयोजनों में। कन्नौज की उस भव्य सभा की कल्पना कीजिए। वहां बुद्ध की 100 फुट ऊंची सोने की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई थी। वो प्रतिमा उतनी ही ऊंची थी जितने ऊंचे खुद सम्राट हर्ष थे। उनकी श्रद्धा का इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता था? और जो बात इसे और भी अद्भुत बनाती है
वो ये है कि उस सभा में सम्राट हर्ष ने खुद देवराज इंद्र का वेश धारण किया और बुद्ध की एक छोटी मूर्ति पर अपने हाथों से छत्र लेकर चले। एक सम्राट जो एक सेवक की भूमिका निभा रहा था। लेकिन कन्नौज से भी ज्यादा असाधारण थी प्रयाग की सभा, जिसे महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। ये हर 5 साल में एक बार होती थी। महामोक्ष परिषद यानी मुक्ति की महान सभा, और इसका मकसद हैरान कर देने वाला था। इस सभा में हर्ष अपने खजाने में पिछले 5 सालों में जमा हुई सारी दौलत, एक एक सिक्का, एक एक मणि, सब कुछ सभी धर्मों के विद्वानों, संतों और गरीबों में बांट देते थे। और जब सब कुछ लुट जाता तो आखिर में वो अपने कीमती शाही लिबास और गहने भी दान कर देते थे। उस सभा से वो सिर्फ एक साधारण सा वस्त्र पहनकर लौटते जो उन्हें उनकी बहन राजश्री ने दिया था। एक ऐसा राजा जिसकी ताकत इस बात से नहीं मापी जाती थी कि वो कितना ले सकता है, बल्कि इस बात से कि वो कितना दे सकता है। शायद इसीलिए हर्षवर्धन सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने आप में एक युग थे। एक ऐसा युग जो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने और सेवा करने में है।